गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी मित्रों का आज की इस मुलाकात में, आज की चर्चा में। केस लॉ सीरीज जो आपके सीआईबी एग्जामिनेशन के लिए रन की जा रही है, केस लॉ सीरीज में आज जो हमारी बातचीत होने वाली है वो श्रीवान्यू अल्लू वर्सेस गजराज मेहता का ये केस है। मद्रास का ये केस है, मद्रास हाईकोर्ट ने इस पर डिसीजन दिया था, उस पर आज हमारी बातचीत होने वाली है। ये केस लॉ किससे संबंधित है? ये केस लॉ संबंधित है क्या जो पावनी है उसको वस्तु बेचने के लिए दो नोटिस देना आवश्यक है। तो वस्तु को बेचने के से संबंधित ये मामला है जब वस्तु प्लेज में रखी गई हो पावनी के पास। तो बेसिकली कुल मिला के कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज का ये हिस्सा है जो ये केस लॉ है, इस पर आज हमारी बातचीत होगी। सीआईबी के लिए केस लॉ सीरीज इस उद्देश्य के साथ चलाई जा रही है ताकि आपके बीआरबीएल में जितने भी इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं उन पर एक एक करके आपसे विधिवत बातचीत हो जाए, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में एक केस लॉ पूछा गया है। क्लियर है? पिछले वाले एग्जामिनेशन में केस लॉ पूछा गया है तो पूछा जा सकता है, जब पूछ लिया गया है तो आगे भी पूछा जा सकता है। इसलिए हम एक एक करके सारी केस लॉस पर बातचीत कर रहे हैं। कई सारे केस लॉ पर मेरी बातचीत हो चुकी है ऑलरेडी। आप में से जिन्होंने वो क्लासेस नहीं देखी हैं वो सारी क्लासेस आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगी। वीडियो सेक्शन में आप जाके उसे देख सकते हैं। सारे केस लॉज नहीं पढ़े, मैं बहुत जल्दी इसकी प्लेलिस्ट तैयार करवा दूंगा, लेकिन अभी के लिए आप देखना चाहें तो वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। अब आते हैं इस केस लॉ पर। ये जो केस लॉ है भैया 1990 का है। मद्रास या आप कह सकते हैं चेन्नई हाईकोर्ट ने इसमें डिसीजन दिया था। श्रीनिवास वर्सेस गजराज मेहता एंड सन्स केस लॉ है, इस पर आज हमारी बातचीत होगी। लेकिन इसके पहले थोड़ा सा हम मामला समझ लेते हैं प्लेज का। वैसे प्लेज पर मैं आपसे बातचीत कर चुका हूं, लेकिन हमारे बहुत सारे मित्र ऐसे भी हो सकते हैं जो आज इस क्लास में पहली बार जुड़े हैं। तो पहले प्लेज को समझ लेते हैं, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज से ही संबंधित मामला है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज में होता क्या है इसको देख लेते हैं। तो हम पहले प्लेज की बात कर लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। मान लेते हैं हमारे पास एक व्यक्ति है जिनका नाम है आदित्य। ध्यान से समझिएगा, मान लेते हैं एक व्यक्ति है जिनका नाम है आदित्य। इन्होंने किसी बैंक से एक ऋण लिया। ध्यान से एक बात को समझिएगा, इन्होंने किसी बैंक से, किसी पर्सन से या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से एक ऋण लिया है। मान लेते हैं किसी बैंक या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से एक लोन लिया गया। अब इस लोन लेने के लिए देखिए, जब भी आप किसी बैंक से ऋण लेते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ऋण लेते हैं, तो बोरोवर क्या करता है? अपनी प्रॉपर्टी पर बैंक के फेवर में चार्ज क्रिएट करता है, एक इंटरेस्ट क्रिएट करता है, बेसिकली राइट क्रिएट करता है, ताकि वो अपने लोन के रीपेमेंट को सिक्योर कर सके कि भैया ये हमारी प्रॉपर्टी है, हम आपके फेवर में एक इंटरेस्ट क्रिएट कर रहे हैं, एक राइट क्रिएट कर रहे हैं कि अगर हम आपका लोन सही समय पर आपको वापस ना कर पाए तो आप इस प्रॉपर्टी को बेचकर अपने लोन की रिकवरी कर सकते हैं। ये हम आप अपनी प्रॉपर्टी पर आपके फेवर यानी बैंक के फेवर में चार्ज क्रिएट कर रहे हैं, इंटरेस्ट क्रिएट कर रहे हैं, इसी को चार्ज बेसिकली कहा जाता है। अब अगर ये मूवेबल प्रॉपर्टी पर क्रिएट होगा या तो हाइपोथेकेशन होगा या तो प्लेज होगा, और अगर ये इमूवेबल प्रॉपर्टी पर क्रिएट होगा तो इसे हम कहते हैं मॉर्गेज। अब हम चूंकि प्लेज की बात कर रहे हैं, इसीलिए इन्होंने क्या किया, अपनी एक मूवेबल प्रॉपर्टी पर, क्या है, अपनी एक मूवेबल प्रॉपर्टी पर बैंक के फेवर में चार्ज क्रिएट कर दिया। और इस मूवेबल प्रॉपर्टी का जो पोजीशन है, ध्यान समझिएगा, इसका जो पोजीशन है वो किसको दे दिया गया? बैंक को दे दिया गया। अब याद रखिएगा भैया, बेलमेंट में और प्लेज में अंतर भी यही होता है। बेलमेंट में क्या होता है कि आप बेलमेंट में अपनी मूवेबल प्रॉपर्टी का पोजीशन देते हैं किसी सेकंड पार्टी को, लेकिन उसके बदले आप कोई ऋण नहीं लेते हैं, बल्कि आप एक सर्विस रेंडर करने के लिए, एक स्पेसिफिक सर्विस रेंडर करने के लिए आप उस प्रॉपर्टी का पोजीशन देते हैं। लेकिन प्लेज में क्या होता है कि आप अपने मूवेबल प्रॉपर्टी का पोजीशन देते हैं बैंक को, ताकि आप अपने लोन के रीपेमेंट को सिक्योर कर सके। यानी यहां पर आपके उस मूवेबल प्रॉपर्टी के पोजीशन देने के पीछे जो उद्देश्य है वो अपने लोन के रीपेमेंट को सिक्योर करने का है। यानी इस केस में जरूरी है कि यहां पर एक लोन होगा, यहां पर क्या होगा, एक ऋण होगा, और उस ऋण के रीपेमेंट को सिक्योर करने के लिए इसका पोजीशन दिया गया। ओनरशिप नहीं दिया जाता, ध्यान रखिएगा, केवल पोजीशन जाएगा। अब पोजीशन दे दिया गया और बैंक ने इसके बदले इन्हें क्या कर दिया? लोन दे दिया गया। क्लियर है? अब इस केस में ये जो मूवेबल प्रॉपर्टी है इसे कहते हैं प्लेज गुड्स। इसे क्या कहते हैं? प्लेज्ड गुड्स बोला जाता है। यानी जो वस्तु आपने दी जिसको प्लेज किया उसे प्लेज गुड्स बोलते हैं। और यहां पर ये जो दो पार्टी हैं, यहां ये कहलाता है पाउनर। ये क्या कहलाता है? पाउनर, या इसे हम कहते हैं प्लेजर। पाउनर, या इसे हम क्या कहते हैं? प्लेजर। और जिसके पास ये पोजीशन गया है इसे कहा जाता है पाउनी। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है पाउनी, या इसे ही हम कहते हैं प्लेजी। इसे हम क्या कहते हैं? प्लेजी कहा जाता है। अब जो प्लेज है भैया, ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इस पे जो आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है उसके सेक्शन 172 से शुरू होता है। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत प्लेज को रखा जाता है। तो पाउनर कौन है, पाउनी कौन है, ये बात समझ में आ गया। मैंने एग्जाम्पल पे लिख दिया है पाउनर कौन है और पाउनी कौन है। अब ये तो हो गया प्लेज। प्लेज में दो तीन बातें आपको याद रखना है, पार्टीज का नाम याद रखना है, लोन होना जरूरी है। और प्लेज में क्या है भैया, आपने अपनी मूवेबल प्रॉपर्टी का पोजीशन बैंक को दिया है, पोजीशन दिया है, ओनरशिप नहीं, केवल पोजीशन दिया जाता है। क्यों दिया है? ताकि एक लोन के रीपेमेंट को सिक्योर
किया जा सके। जो ओनर है, जो पोजीशन दे रहा है, जो पोजीशन को ट्रांसफर कर रहा है, वो पाउनर या प्लेजर कहलाएगा। जिसको ट्रांसफर किया गया है वो पाउनी या प्लेजी कहलाता है। अब जब आप पाउनर या जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज पढ़ते हैं तो आपको पाउनर के, पाउनी के राइट्स, उनके ऑब्लिगेशन, उनकी ड्यूटीज भी पढ़ना होता है। ये जो केस है ये इन्हीं राइट्स और ड्यूटीज से संबंधित है। अभी उस केस पर भी आएंगे, पहले हम सारा बेसिक समझ लेते हैं क्या है। अब ध्यान से समझिएगा। अब ये जो पाउनी है, पाउनी के राइट्स को देख लीजिए क्या है। पाउनी का राइट है कि जब तक उसका लोन का रीपेमेंट नहीं हो जाता है तब तक इस वस्तु का पोजीशन वो अपने पास रोक कर रख सकता है, इसके पास राइट टू लियन है। अगर मेरा रीपेमेंट नहीं हुआ है पूरे लोन का, अब इस लोन में प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट दोनों है, अगर इनमें से कुछ भी बचा हुआ है तो भी मैं लियन कर सकता हूं, यानी अपने पास तब तक उस वस्तु को रोक कर रख सकता हूं जब तक कि मेरा लोन का रीपेमेंट ना हो जाए। ये पाउनी का राइट है, ध्यान समझिएगा। दूसरा क्या है भैया, पाउनी के पास ये अधिकार है कि लोन सर्टेन समय पर ना रीपे हो पाने की कंडीशन में पाउनर को, यानी जो प्लेजी है वो प्लेजर को एक रीजनेबल नोटिस देकर वस्तु को बेचकर अपने लोन की रिकवरी कर सकता है। रीजनेबल, इसी नोटिस पर ये केस है भैया, रीजनेबल नोटिस देकर वो उस वस्तु को सोल्ड आउट कर सकता है, बेच सकता है और अपने लोन की रिकवरी कर सकता है। एक एक बात को ध्यान से समझिएगा। लेकिन अगर इसने समय के पहले लोन का रीपेमेंट कर दिया तो ये बेचेगा नहीं। और एक बात और आपको याद रखना है कि अगर इसने लोन की रिकवरी कर दी तो इस वस्तु को रिटर्न कर दिया जाता है, यानी प्लेजी प्लेजर को वस्तु रिटर्न कर देगा। लेकिन अगर लोन का रीपेमेंट नहीं हुआ तो ये अधिकार है पाउनी का कि उस वस्तु को एक रीजनेबल नोटिस पाउनर को देकर सेल कर सकता है और अपनी लोन की रिकवरी कर सकता है। एक एक बात को मेरे ध्यान से सुनते चलिएगा। अब जब लोन की रिकवरी हो गई है, वस्तु को बेच दिया गया है तो मामला खत्म। लेकिन मान लो अगर इसने वापस कर दिया तो इन्हें वस्तु को रिटर्न करना पड़ेगा। क्लियर है? दूसरी बात यहां पर ध्यान से समझिएगा। मान लेते हैं कि सर्टेन डेट पर इसने पेमेंट नहीं किया तो इसके पास अधिकार है कि रीजनेबल नोटिस देकर ये वस्तु को बेच सकता है। लेकिन अभी इसने रीजनेबल नोटिस तो दे दिया, लेकिन अभी इसने वस्तु को बेचा नहीं है। नोटिस दे दिया गया, और नोटिस एक तरीके की क्या होती है, एक प्रकार की डिमांड नोटिस। बताते हो आप डिमांड नोटिस क्या होती है, बताते हो आप कि भैया ये नोटिस आपको दी जा रही है क्योंकि अब आपकी वस्तु बेची जाएगी। दूसरी नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है, मतलब बेचने की नोटिस अलग से देने की जरूरत नहीं। आपने एक रीजनेबल नोटिस दे दिया, वो मानी जाती है कि आपने सेल करने के लिए नोटिस दिया हुआ, यही ये केस है। तो इसने मान लो नोटिस दे दिया कि भैया आपने सर्टेन समय पर वापस नहीं किया, ये आपकी वस्तु है, इतना आपका अमाउंट बचा हुआ था, अब हम इस वस्तु को बेचने जा रहे हैं। अगर इसने बेच दिया और बेचने पर पैसा उतना ही मिला जितने का लोन था तो बात खत्म हो गई, क्योंकि उतना ही पैसा आया। इसको बेचने पर अगर ज्यादा पैसा मिला, आउटस्टैंडिंग बैलेंस से ज्यादा पैसा अगर मिल गया है बेचने पर, क्योंकि हो सकता है कि जो वस्तु रखी गई उसकी वैल्यू बढ़ गई हो, जैसे गोल्ड हो गया, गोल्ड मूवेबल प्रॉपर्टी है, प्लेज पर दिया गया लोन, गोल्ड लोन सबसे अच्छा एग्जांपल है। तो गोल्ड की, जैसे गोल्ड की वैल्यू देखिए कितनी तेजी से बढ़ी इधर बीच, तो गोल्ड की वैल्यू अगर बढ़ गई और इसने गोल्ड को बेचा तो निश्चित तौर पर आउटस्टैंडिंग बैलेंस से उसको ज्यादा पैसा प्राप्त हुआ। तो अगर आउटस्टैंडिंग बैलेंस से इससे ज्यादा पैसा प्राप्त हुआ है तो पाउनर को यह अधिकार है कि जो भी आपको एक्स्ट्रा पैसा मिला है आप अपने लोन की रिकवरी कर लीजिए। जो भी पैसा आपका है, जो भी आपके एक्सपेंसेस लगे उस वस्तु को प्रिजर्व करने में, आपका ब्याज जो हो, आपका प्रिंसिपल अमाउंट जो, आप उसको रख लीजिए। लेकिन जो सरप्लस अमाउंट है वो इसको वापस किया जाएगा। यानी पाउनर का राइट है कि वस्तु के बेचने पर अगर कोई सरप्लस अमाउंट आता है तो वो पाउनर को मिलेगा, ये पाउनर का अधिकार है। क्लियर हो गया? ये पहली बात हो गई। हाँ, जो बात मैं ये कर रहा था वो ये है कि मान लो इसने नोटिस दे दिया, नोटिस तो इसको मिल गई, लेकिन इसने अभी वस्तु बेची नहीं है। नोटिस दे दी लेकिन वस्तु बेची नहीं है, और नोटिस मिलते ही इसने लोन का पूरा पेमेंट कर दिया। यानी नोटिस मिलने के बाद इसने लोन का पूरा पेमेंट कर दिया वस्तु के बिकने के पहले, उस प्लेस्ड गुड्स के बिकने के पहले, तो ये वस्तु इसे रिटर्न कर दी जाएगी। अगर बिकी नहीं है तो रिटर्न कर दी जाएगी और बिना रीजनेबल नोटिस के बेचा नहीं जाएगा। एक्स्ट्रा अमाउंट आया है तो वो पैसा इसे वापस किया जाएगा। अच्छा, अगर कम आया है तो ये भी एक प्रॉब्लम है। अगर मान लो बेचने पर कम आया है तो कम आने पर भैया इनकी लायबिलिटी अभी भी बची हुई है, जो बचा हुआ पैसा है वो ये पे करेंगे। वो सिविल कोर्ट जाके डिक्री ले सकता है भैया कि मेरे बचे हुए अमाउंट की रिकवरी करिए। ये है पूरे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज में राइट्स, ड्यूटीज, ऑब्लिगेशन, ये सारी चीजें हम लोगों ने विधिवत तरीके से पढ़ी। यहां तक मुझे उम्मीद है आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली होगी। तो क्या राइट है पाउनी के? पाउनी का राइट है भैया अपने पास पोजीशन तब तक रोक के रखना जब तक लोन का रीपेमेंट नहीं हुआ है, वस्तु को रीजनेबल नोटिस देकर बेच देना, ये इसके पास अधिकार है और ये उसको सुरक्षित रखेगा। इनके पास क्या राइट है? इनके पास राइट ये है कि अगर नोटिस आई, इन्होंने लोन वापस कर दिया, अगर ये वस्तु बेची नहीं गई है तो ये वस्तु इनको रिटर्न की जाएगी। इनके पास राइट है कि अगर इसने सेल प्रोसीड किया,
और उस पर ज्यादा पैसा इसे मिला है तो सब कुछ एक्सपेंसेस निकालने के बाद जो सरप्लस अमाउंट बचा वो पाउनर को वापस किया जाएगा। ये पाउनर के राइट होते हैं। अब उम्मीद है ये सारी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यही केस है आपका जो आज का हम डिस्कस करने वाले हैं। आज के केस में यही बात हुई थी कि क्या 2 नोटिस देना जरूरी है। तो मैं पहले केस का जो कोर है यहीं पर डिस्कस कर लेता हूं। क्या 2 नोटिस देना जरूरी है, मतलब अगर इसने पहले एक नोटिस दे दी, एक रीजनेबल नोटिस दे दिया कि भैया आपका इतना अमाउंट बचा हुआ है, आपका ये वस्तु मेरे पास रखा है, मैं सेल प्रोसीड करने जा रहा हूं, तो क्या बेचने के पहले एक और नोटिस देना जरूरी है? तो इसका आंसर है नहीं। क्लियरली इसका आंसर है नहीं। दूसरा नोटिस देने की आवश्यकता नहीं होती। आपने जो एक रीजनेबल नोटिस दे दिया है उसके आधार पर आप वस्तु को बेचकर अपनी रिकवरी कर सकते हैं। दूसरा नोटिस भेजने की जरूरत नहीं होती है और ना ही उस नोटिस पर इस पावनी के सिग्नेचर हो, ऐसा भी रिक्वायर्ड नहीं होता। ऐसा भी कोई मैंडेटरी नहीं है। ना दूसरी नोटिस देना आवश्यक है, मैंडेटरी है, और ना ही इसका सिग्नेचर होना जरूरी। हां, लेकिन यह जरूर है कि जो बैलेंस बचा हुआ है अगर वो सब पे करने के बाद कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट बचा तो वो पाउनर को मिलेगा। ये पाउनर का राइट है भैया। और अगर बेचने के पहले ही इसने लोन का रीपेमेंट कर दिया तो वस्तु इनको रिटर्न कर दी जाएगी। क्लियर है? यही इस केस लॉ में डिस्कस किया गया था। यही इस केस लॉ में मद्रास हाई कोर्ट ने इसमें क्या किया था भैया, अपना निर्णय दिया था। क्लियर है? छोटा सा केस लॉ है, इसको समझिए। अब यहां पर पढ़ते चलते देखिए क्या है, वेदर 2 नोटिस मस्ट बी गिवन, क्या 2 नोटिस दिया जाना चाहिए। आगे पढ़ते देखिए, इट वॉज हेल्ड इन ए शिवानशल्लू वर्सेस गजराज मेहता एंड सन्स 1990 मद्रास लॉ जर्नल 188 में आपको ये मिलेगा, दैट अ सेल नोटिस इज ओनली एन इंटीमेशन ऑफ द प्रपोज सेल। जो आप सेल नोटिस देते हैं केवल एक इंटीमेशन है कि आपका सेल प्रपोज किया जा रहा है, सेल प्रोसीड किया जाएगा। इंटीमेशन ऑफ द प्रपोज सेल बाय द पाउनर एंड इट इज नॉट नेसेसरी। पाउनर ने क्या किया भैया, आपको नोटिस दिया तो एक इंटीमेशन है कि आपकी वस्तु बेची जाएगी, है ना। एंड इट इज नॉट नेसेसरी, और ये जरूरी नहीं है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट सच नोटिस मस्ट बी प्रोसीडेड बाय अनदर नोटिस इन्फॉर्मिंग द पाउनर दैट ऑन हिज नॉट मेकिंग पेमेंट द गुड्स वुड बी सोल्ड। कहा जा रहा है ये बिल्कुल भी नेसेसरी नहीं है कि जो नोटिस दी गई है उसके अलावा उसको एक और नोटिस दी जाए और इन्फॉर्म किया जाए पाउनर को कि भैया आपका पेमेंट, आपका गुड्स को बेचा जा रहा है क्योंकि आपने पेमेंट नहीं किया है। तो दूसरी नोटिस देना आवश्यक नहीं है, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है, आप उसी नोटिस पर बेच सकते हैं। देखिए, द सेल नोटिस ऑल्सो नीड नॉट बी साइंड बाय द पाउनी और द अमाउंट ड्यू बी मेंशन। जो सेल नोटिस है, पीछे आपको बताया गया कि सेल नोटिस पे भी ये जरूरी नहीं है कि उसको पाउनी साइन करे, ऐसा भी मैंडेटरी नहीं है। बिना साइन किए भी वो दे सकता है। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं कि भैया अब मेंशन अमाउंट आपका बचा हुआ है, हम नोटिस भेजें और पाउनी ने उसको साइन किया है, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। तो यहां पर दूसरा नोटिस देना आवश्यक नहीं होता है, वही नोटिस वहां पर मान्य होती है। जरूरी नहीं कि आप दूसरा नोटिस भेजें और फिर से इंफॉर्मेशन दे कि आपकी वस्तु बेची जाएगी, और ना ही उस नोटिस पर पाउनी यानी बैंक का कोई सिग्नेचर होना आवश्यक है। पाउनी का सिग्नेचर होना जरूरी नहीं है। इफ द गुड्स आर सोल्ड बाय द पाउनी आफ्टर गिविंग रीजनेबल नोटिस, अगर वस्तु को रीजनेबल नोटिस देने के बाद पाउनी ने बेच दिया है, द पाउनर इज इंटाइटल्ड टू रिसीव फ्रॉम हिम एनी सरप्लस ओवर एंड अबव द डेट अमाउंट। क्लियर होगी इतनी बात? जो पीछे आपके साथ बताया गया कि नोटिस आपको दिया गया, वस्तु को बेचा गया, अगर पैसा बराबर आया है तो भाई बात खत्म हो गई। पैसा लेकिन अगर ज्यादा मिला है, जो आपका ओवरड्यू अमाउंट था, जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस था, अगर उससे पैसा ज्यादा मिला हुआ है तो फिर पाउनर का यह अधिकार है कि भैया वो सरप्लस अमाउंट आप हमें वापस कर दीजिए क्योंकि हमारी वस्तु आपने बेची हुई है। तो क्या द पाउनर इज इंटाइटल्ड टू रिसीव फ्रॉम हिम एनी सरप्लस ओवर एंड अबव द डेट अमाउंट। डेट अमाउंट से ऊपर जो भी अमाउंट है सरप्लस आया है वो आप हमें वापस करिए। द पाउनर हैज अ राइट टू रिडीम द गुड्स। पाउनर कौन है? जिसकी वस्तु थी, जो ओनर था। जब पाउनर हैज अ राइट टू रिडीम द गुड्स इवन दो द टाइम स्टिपुलेटेड फॉर पेमेंट इज ओवर। पाउनर के पास राइट है, जैसे स्टिपुलेटेड टाइम दिया गया कि इतने दिनों के अंदर आपको हमें पेमेंट करना है, पूरे लोन का रीपेमेंट करना है, और वो टाइम बीत गया, तो क्या टाइम बीतने के बाद पाउनर का यह अधिकार एकदम से समाप्त हो जाता है कि अपनी वस्तु को रिटर्न ले? नहीं समाप्त होता है। हां, अगर वस्तु बेच दी गई है तब तो बात अलग है, लेकिन अगर लोन देने वापस करने का टाइम निकल गया लेकिन अभी वस्तु बेची नहीं गई है तो वो लोन का रीपेमेंट करके वस्तु को रिटर्न ले सकता है। यहां कहा जा रहा है द पाउनर हैज अ राइट टू रिडीम द गुड्स इवन दो द टाइम स्टिपुलेटेड फॉर पेमेंट इज ओवर। पाउनर के पास ये राइट है कि वो अपने गुड्स को रिडीम कर सकता है अगर पेमेंट का टाइम ओवर हो गया है तब भी, प्रोवाइडेड दैट गुड्स हैव नॉट बीन सोल्ड बाय द पाउनर। लेकिन ये किस कंडीशन में होगा? जब अभी पाउनी द्वारा उस गुड्स को बेचा नहीं गया है। अगर बेच दिया गया है तो भैया कैसे आप वापस लोगे? तो अगर बेचा नहीं गया है तो पाउनर के पास ये पूरा अधिकार है कि भैया हमारी गुड्स हमें रिडीम कर दीजिए, हमें वस्तु वापस कर दीजिए। और अगर बेच दिया गया तब तो कोई बात नहीं, और बेचने के बाद अगर कोई सरप्लस अमाउंट आया है तो सरप्लस अमाउंट पाउनर को लेने का अधिकार है। यही ये केस लॉ कहता है।
पीछे हम लोगों ने पहले प्लेजर, प्लेजी, राइट्स क्या है, ऑब्लिगेशंस क्या है, इसको पढ़ा, और ये केस लॉ हम लोगों ने पढ़ा जो श्रीनिवासल्लू और गजराज मेहता जी का केस है, मद्रास का ये केस है, चेन्नई आप कह सकते हैं, वहां का ये केस है जिस पर आज हमारी चर्चा हुई। मुझे उम्मीद है ये पूरी बातचीत आप लोगों को आज एकदम विधिवत तरीके से समझ में आ गई कि प्लेज क्या होता है, प्लेजी कौन है, या पाउनी कौन होता है, पाउनर या प्लेजर कौन होता है, क्या अधिकार उनके, और ये केस किसके बारे में चर्चा कर रहा है। तो आज के लिए फिर इतनी ही चर्चा रखते हैं मित्रों। इसके अलावा पेपर आपका बेहद करीब आ रहा है भैया, अपनी तैयारी की गति, स्पीड जो है वो तेज कर दीजिए, एकाग्रता और बढ़ाइए, समय थोड़ा और बढ़ाइए। अभी भी आप तैयारी करके अपने पांचों के पांचों पेपर सीआईबी में क्लियर कर सकते हैं, 4 कंपलसरी, एक इलेक्टिव पेपर। आप इसके लिए हमारे महापैक से जुड़ सकते हैं। महापैक 6 मंथ, 12 मंथ और 24 मंथ 3 वैलिडिटी में आपको मिलता है। महापैक में आपको सारे रनिंग जितने भी अपन पेड बैचेस होंगे उन सबका एक्सेस मिलेगा। आज आपके लिए फास्ट ट्रैक बैच लॉन्च किया जा रहा है सीआईबी का। वो फास्ट ट्रैक बैच आपको, अगर आप महापैक लेते हैं तो फास्ट ट्रैक बैच महापैक में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। साथ ही साथ इसमें आपको इलेक्टिव पेपर की जो क्लासेस होती हैं, इलेक्टिव पेपर की जो क्लासेस होती हैं, क्लियर है, वो आपको फ्री मिलती है। इलेक्टिव पेपर आपको फ्री नहीं लेना, आपको अलग से नहीं लेना पड़ेगा, ये फ्री मिलेगा, इसमें एकदम फ्री मिलेगा। हाँ, कोई इंडिविजुअल बैच लेते हो तो इलेक्टिव पेपर आपको अलग से लेना होता है। इलेक्टिव पेपर हम आपको 4 उपलब्ध कराते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट 5 है, 4 हम आपको उपलब्ध कराते हैं। एचआरएम है, रूरल बैंकिंग है, रूरल बैंकिंग है, और इसके अलावा सेंट्रल बैंकिंग है, और रिस्क मैनेजमेंट है। ये 4 इलेक्टिव पेपर है, चारों में से अगर कोई भी आपका है तो फ्री मिलेगा आपको महापैक में, क्लियर है। इंडिविजुअल बैचेस की बात करें तो इंडिविजुअल बैच में क्रैश कोर्स प्लस एमसीक्यू बैच है। इसमें आपको क्रैश कोर्स की जो क्लासेस हैं वो तो मिलेंगी ही मिलेंगी, साथ में एमसीक्यू की क्लासेस भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। महापैक में ये बैच जुड़ा हुआ है, महापैक में बैच आपको फ्री मिलेगा। एमसीक्यू बैच, इसमें केवल एमसीक्यू के थ्रू हम आपके सिलेबस को पूरा कवर करते हैं। एमसीक्यू बैच अभी चल रहा है, ये क्लास भी आपको फ्री मिलेगी महापैक में। अगर आप अलग से लेना चाहें तो अलग से भी ले सकते हैं, प्राइस आपको दिख रही होगी भैया। और फास्ट ट्रैक बैच भी आपके लिए शुरू किया जा रहा है। क्लियर हो गई इतनी बात? तो आज के लिए फिर इतनी ही चर्चा रखते हैं। कुछ भी और आप मुझसे जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, कोई भी आपके मन में सवाल है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अगर आपका इलेक्टिव पेपर है तो इसमें कोई भी सवाल कर सकते हैं। बीआरबीएल तो सबको देना ही देना है क्योंकि ये कंपलसरी पेपर है। बीआरबीएल में अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप मुझसे बातचीत कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप मुझसे जुड़ सकते हैं। क्यूआर कोड स्कैन करने में कहीं कोई आपको दिक्कत आ रही है तो आप टेलीग्राम पर जाएं, सिंपली सर्च करें आशीष सर जेआईबी सीआईबी एग्जाम्स, इस माध्यम से भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। अभी हम आपके साथ लगातार केस लॉज डिस्कस कर रहे हैं। मैं आपको अभी अपनी प्लानिंग बता देता हूं। जैसे ये केस लॉ की क्लास समाप्त होगी तुरंत आपके लिए मैं एमसीक्यू सीरीज की शुरुआत कर दूंगा, और उस एमसीक्यू सीरीज में हम आपके पूरे सिलेबस को, मैं आपके पूरे सिलेबस को, बीआरबीएल के पूरे सिलेबस को एमसीक्यू के माध्यम से कवर करूंगा, ताकि आपको एमसीक्यू स्टैंडर्ड एमसीक्यूज मिलते रहे, प्रैक्टिस आपकी होती रहे एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि आपका जो पेपर है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का ही पेपर है। तो आज के लिए इतनी ही चर्चा रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट मुलाकात में। एक नए केस लॉ पर आपसे बातचीत होगी और उसके बाद एमसीक्यू कब से शुरू हो रहा है इसी प्लेटफॉर्म से मैं आपको लगातार सारी इंफॉर्मेशन देता रहूंगा। आज के लिए इतना ही, बहुत सारा धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट।